नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं और लाभार्थियों को संबोधित किया। कहा, हिमाचल प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने वाला राज्य बना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के डैबोली में आईएनएस हंस पर नौसेना की उड्डयन इकाई को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोविड-19 के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग और उसके विश्लेषण का काम तेजी से जारी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 68 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.44% हुई। केरल में निपा वायरस के स्रोत का पता लगाने के प्रयास तेज। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल राज्य के 3 दिन के दौरे पर। अफगानिस्तान में तालिबान ने पंजशीर घाटी पर नियंत्रण का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षक पर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। और ओवल में भारत तथा इंग्लैंड के साथ चौथे टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज इंग्लैंड दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 77 रन से आगे खेलेगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी का लॉजिस्टिक सहयोगी है। अमृत महोत्सव क्विज का 7वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में प्रतिदिन 1.25 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं, जो विश्व के कई देशों की आबादी से कहीं अधिक है। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनी पूरी वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाने का लक्ष्य हासिल करने पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये भी याद दिलाया है।
प्रधानमंत्री ने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्ताओं और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में इस अनूठी उपलब्धि को हासिल करने के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। हिमाचल प्रदेश ने आज एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर दिया है। मैंने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हिमाचल को भी देखा है और आज विकास की गाथा को लिख रहे हिमाचल को भी देख रहा हूं। मैं फिर एक बार जिन जिन से मेरा संवाद करने का अवसर मिला और जिस प्रकार से सबने बातें बताई, इसके लिए मैं उनका तो आभार व्यक्त करता हूं, मैं पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों समेत सभी कोरोना योद्धाओं के अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बाद सिक्किम और दादरा नगर हवेली ने भी सभी वयस्कों को पहला कोविड टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और बाकी राज्य इसे हासिल करने के करीब हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य को कोविड के टीके की आपूर्ति निरंतर जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 68 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 25,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 38,948 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 4,04,874 रोगियों का उपचार चल रहा है। कल 43,903 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही अब तक 3,21,81,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने की दर 97.44% है। कोविड नमूनों की जांच में वृद्धि हुई है। अब तक 53 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। कल 14,10,000 से अधिक जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 68 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय 5 करोड़ 8 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध हैं और 1 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड का जीनोम सीक्वेंसिंग और विश्लेषण तेजी से बढ़ा है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ने के साथ ही सीक्वेंसिंग में तेजी आई है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष फरवरी में महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही सीक्वेंसिंग में वृद्धि हो गई थी। महाराष्ट्र के 14 जिलों में और पंजाब के 10 जिलों में सीक्वेंसिंग कार्य में तेजी आई थी। सीक्वेंसिंग के नमूनों की सही जानकारी भेजने की राज्यों को सलाह दी गई थी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि निपाह वायरस के स्रोत का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निपाह के प्रकोप को देखते हुए अगला सप्ताह राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। कोझिकोड, कन्नूर और मल्लापुरम जिले हाई अलर्ट पर हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि निपाह को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है। इस वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए पशु कल्याण विभाग ने कोझिकोड जिले के चथमंगलम में नमूने एकत्र करने का काम शुरू कर दिया है, जहां इस वायरस के पाए जाने की पुष्टि हुई थी। इस बीच कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में निपाह निवारक उपायों का पता लगाने का प्रयास चल रहा है। कल कोझिकोड में 12 साल के एक बच्चे की इस वायरस से मृत्यु हो गई थी। मृतक बच्चे के प्राथमिक संपर्क में आए 7 लोगों की जांच के परिणाम आज शाम तक आ जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति और भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद ने
आज गोवा में आईएनएस हंस पर भारतीय नौसेना की उड्डयन इकाई को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। राष्ट्रपति ध्वज राष्ट्र के प्रति युद्ध और शांति के समय असाधारण सेवा करने वाली सैन्य इकाई को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नौसेना के हवाई जहाज देश में आपात राहत कार्य के दौरान मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा नौसेना के जहाज न केवल देशवासियों बल्कि कई मित्र देशों के नागरिकों को भी सहायता प्रदान करते हैं। The naval aviation has contributed through numerous humanitarian assistance and disaster relief operations, during which it has provided relief to fellow citizens, like the recently conducted rescue operations off Mumbai during Cyclone Taukte in May 2021. With missions like Operation Samudra Setu and Mission Sagar, the Navy was a key instrument of India's COVID outreach, delivering assistance and support to our maritime neighbors and partners in the Indian Ocean region. बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय दल राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचा। दल के सदस्यों ने राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये दल राज्य के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार और भागलपुर जिलों सहित अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेगा। हवाई सर्वेक्षण के बाद केंद्रीय टीम मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगी। इस बीच राज्य के 24 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 30 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कारण अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 29 टीमों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। 2,20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर आज लगातार 7वें दिन ट्रेनों का परिचालन बाधित है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। बाढ़ के कारण कई जगहों पर वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 13 ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे शिक्षक पर्व के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री बधिरों के लिए भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकों और सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क की भी शुरूआत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं और लाभार्थियों को संबोधित किया। कहा, हिमाचल प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने वाला राज्य बना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के डेबोलिम में आईएनएस हंस पर नौसेना की उड्डयन इकाई को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोविड के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग और उसके विश्लेषण का काम तेजी से जारी। केरल में निपाह वायरस के स्रोत का पता लगाने के प्रयास तेज। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल राज्य के 3 दिन के दौरे पर। अफगानिस्तान में तालिबान ने पंजशीर घाटी पर नियंत्रण का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षक पर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज इंग्लैंड दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 77 रन से आगे खेलेगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने पंजशीर घाटी में कब्जे का दावा किया है। काबुल में तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस जीत के साथ ही देश में पूरी तरह से युद्ध समाप्त हो गया है। इस बीच रेजिस्टेंस फोर्स ने दावा किया है कि उनका अब भी कई महत्वपूर्ण स्थलों पर नियंत्रण है और पंजशीर घाटी में तालिबान से लड़ाई जारी रहेगी। ओवल में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज इंग्लैंड दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 77 रन से आगे खेलेगा। इंग्लैंड को जीत के लिए अभी 291 रन की जरूरत है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है महान क्रांतिकारी शरद चंद्र बोस को। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन केवल देश की आजादी का आंदोलन नहीं था, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर ये देश की जन जागरण का आंदोलन था। महान क्रांतिकारी शरद चंद्र बोस वे भारतीय आंदोलन में अग्रिम पंक्ति के नेता थे। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। शरद चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। उनका जन्म 6 सितंबर 1889 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज में, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और फिर 1911 में बैरिस्टर बनने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। बैरिस्टर के व्यवसाय के रूप में देखें तो वे निरंतर प्रगति कर रहे थे, लेकिन स्वाधीनता का अलग सुनकर वे देश के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद तो उन्होंने अपना सब कुछ देश और देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। शरद चंद्र बोस महान कांग्रेस नेता चित्तरंजन दास से बेहद प्रभावित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी वे उनके प्रभाव से ही शामिल हुए थे। बोस ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर उनकी प्रतिबद्धता और लोकप्रियता का आलम यह था कि कुछ ही दिनों में उनका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अखिल भारतीय स्तर के नेताओं में शुमार होने लगा। इसी दौरान उन्होंने भाई सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी की नींव रखी। नेताजी की असामयिक मृत्यु की खबर के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। 1947 में उन्होंने विभाजन का जोरदार विरोध किया और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से त्याग पत्र दे दिया। शरद चंद्र बोस की खास बात ये थी कि वे अहिंसक मूल्यों में यकीन रखते थे, पर इस अहिंसक प्रतिबद्धता के बावजूद जो उनके भीतर जोश और प्रखरता की एक मशाल हमेशा जलती रही। क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा और सहयोग की भावना उनके अंदर हमेशा बनी रही। 20 फरवरी 1950 को दुनिया को अलविदा कहने से पहले देश के इस महान सपूत ने राष्ट्र प्रेम की जो कालजयी इबारत लिखी, वह देश और समाज के सामने आज भी एक मिसाल है। वाराणसी में कल मिर्जापुर के ऐतिहासिक चुनार किले के लिए क्रूज सेवा शुरू की गई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अब गंगा नदी में 30 किलोमीटर से अधिक की क्रूज यात्रा करने का मौका मिलेगा। अब लग्जरी क्रूज में सवार होकर पूरे दिन भर की यात्रा गंगा की लहरों पर वो कर सकेंगे, जो सुबह 9 बजे बनारस के रविदास घाट से शुरू होगी और मिर्जापुर में चुनार के किले तक पहुंचकर शाम को 5 बजे तक वापस बनारस लौट आएगी। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मुकेश मेश्राम ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि इस दौरान चुनार किले में पर्यटकों को रात्रि विश्राम कराने की भी योजना रहेगी। रोरो पैक्स होगा जो क्रूज की तरह होगा, जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के द्वारा निर्मित किया गया है और गोवा से आया है, तो उसको हम चुनार पोर्ट में लोग रुकें, रात्रि विश्राम करें, एक महसूस करें। वाराणसी से वो क्रूज चलेगा, रात में चुनार पोर्ट रुकेगा, दूसरे दिन विंध्यवासिनी जी का दर्शन कराते हुए संगम तक आएगा। संगम पर उनको रुकवाया जाए, वहां पर दर्शन करके, वहां पे नहा करके फिर वो वापस वाराणसी जाए। इस तरीके से हेलीकॉप्टर की सर्विसेज को भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण के अंश के साथ आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति धरोहर।
आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने मराठा भूमि में कैसे पैर जमाए। हम शरद चंद्र बोस और विभाजन की यंत्रणा के बारे में भी बात करेंगे। 18वीं सदी के मध्य तक मराठा साम्राज्य अंग्रेजों का सबसे प्रमुख विरोधी बन चुका था। अब अंग्रेज मराठा साम्राज्य को जीतना चाहते थे। जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हुई तो रघुनाथ राव ने पेशवाई हासिल करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। 6 सितंबर 1774 को अंग्रेजों ने पुणे को पुनः जीतने में रघुनाथ राव की सहायता की, लेकिन अन्य मराठा शासकों के विरोध के कारण शीघ्र ही पेशवा को गद्दी से हटा दिया गया। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से फिर सहायता मांगी और मार्च 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंग्रेजों ने सॉल्सेट द्वीप और वसई किले पर नियंत्रण के बदले रघुनाथ राव की सहायता का वायदा किया। बाद में सूरत की संधि के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सेना को अंग्रेजों और रघुनाथ राव की संयुक्त सेना से युद्ध करना पड़ा। इस तरह भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई की प्रवृत्ति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत होता गया। आज शरद चंद्र बोस की जयंती भी है। उनका जन्म 6 सितंबर 1889 को ओडिशा में हुआ था। वे सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। 1911 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और इंग्लैंड चले गए। महान नृपेंद्रनाथ सिरकार के मार्गदर्शन में शरद चंद्र ने बैरिस्टर के रूप में बहुत प्रसिद्धि हासिल की। भारत वापस आकर उन्होंने सफल वकालत आरंभ की, लेकिन बाद में वो वकालत छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। तत्कालीन भारत के गृह विभाग की रिपोर्ट में उन्हें अपने भाई सुभाष चंद्र बोस की शक्ति और कलकत्ता में सविनय अवज्ञा आंदोलन का फाइनेंसर बताया गया था। शरद चंद्र बोस ने 1929 में समाचार एजेंसी की स्थापना की, जिसका नाम था ओरिएंट प्रेस एजेंसी। 1940 के दशक में उन्होंने द नेशन अखबार निकालना शुरू किया। कुछ वर्ष बाद शरद चंद्र राजनीति में भी शामिल रहे और विभिन्न पद संभाले। उनका विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं है जो नैतिक रूप से गलत हो और राजनीतिक रूप से सही। यही जीवन भर उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहा। शरद चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल और पंजाब के विभाजन का विरोध किया। वे माउंटबेटन योजना के प्रकाशन से पहले और बाद में भी विभाजन का लगातार विरोध करते रहे। इसी मुद्दे पर उन्होंने जनवरी 1947 में कांग्रेस छोड़ दी और फरवरी 1947 में विरोध आंदोलन शुरू किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही शरद चंद्र ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और सीलोन के क्षेत्रीय संगठन की हिमायत की। वे एशिया के दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों की एकता के भी समर्थक थे। यही नहीं, अगस्त 1947 में शरद चंद्र बोस ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बनाई और 1949 में यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसने देश की सभी सोशलिस्ट ताकतों को एक मंच पर आने का आह्वान किया। शरद चंद्र बोस सच्चे राष्ट्रवादी थे। वे आखिर तक विभिन्न तरीकों से विभाजन रोकने के प्रयास करते रहे।
और विभाजन के हर संभव विकल्प भी तलाशते रहे। उन्नीस 1947 में भारत के विभाजन के बाद 4 वर्ष में ही लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। स्थिति का प्रबंधन करने के लिए 6 सितंबर 1947 को भारत सरकार ने शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास के लिए नया मंत्रालय बनाया। लेकिन विभाजन के जख्म आसानी से नहीं भरे जा सकते। वो दर्द अब भी महसूस होता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि है। आज भारत की अधिसंख्य जनसंख्या ऐसी है जिसका जन्म भारत के रक्त रंजित विभाजन के बाद हुआ है, लेकिन उन्हें वो इतिहास याद रखना चाहिए जब मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी विभीषिका में लाखों लोगों की जान चली गई और लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर से सुन लें। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर भेजें। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं और लाभार्थियों को संबोधित किया। कहा, हिमाचल प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने वाला राज्य बना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के डेबोली में आईएनएस हंस पर नौसेना की उड्डयन इकाई को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोविड-19 के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग और उसके विश्लेषण का काम तेजी से जारी। केरल में निपाह वायरस के स्रोत का पता लगाने के प्रयास तेज। अफगानिस्तान में तालिबान ने पंजशीर घाटी पर नियंत्रण का दावा किया। और ओवल में भारत तथा इंग्लैंड के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज इंग्लैंड दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 77 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।